Assalamu alaikum viewers. We are going to discuss Dawn article Crisis of Credibility by Abbas Nasir. ठीक है जी, आज हम ये डॉन आर्टिकल को एनालाइज करेंगे कि क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी में राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली तो यहाँ क्राइसिस ही की बात हो रही है, मगर किस चीज़ में? क्रेडिबिलिटी में। ठीक है, यानी कि क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड इज कॉल्ड एक्चुअली द क्रेडिबिलिटी। यानी आपका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो क्राइसिस पाए जाते हैं, यानी कि किस तरीके से हमारी कंट्री जो है वो दो कैंप्स में शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, उसमें जो क्राइसिस हैं, हमारा स्ट्रक्चर में जो हमें लैकिंग पाई जाती हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है जी, चलिए हम इसको आज स्टार्ट करते हैं। Say the word crisis in Pakistan, and most people will take it to mean the state of the economy, with the country teetering on the brink of bankruptcy and default, and citizens struggling, and inflation dramatically erodes the best of the incomes. इसमें वो कह रहे हैं कि क्राइसिस से मुराद पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इस तरह ही लेते हैं कि हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए और बैंक्रप्सी जो हो गई, डिफॉल्ट की तरफ जो जा रहे हैं, इन्फ्लेशन जो हो रही है, उसमें जो स्ट्रगल की जा रही है। ठीक है, तो इस हवाले से ही बेसिकली क्राइसिस का मतलब लिया जाता है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं many others will add to that the political instability that has plagued the nation and is rooted in long decades of authoritarian rule when the constitution and the law were treated with utmost contempt and more or less consigned to the rubbish bin। ठीक है, और इसमें मजीद ऐड किया जाए या मजीद लोग जो ऐड करते हैं वो इस तरह से है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी क्राइसिस में शुमार की जाएगी। कौन से क्राइसिस? क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी में। ठीक है, और जो हम देखते आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉ के अंदर जो अथॉरिटेरियन रूल जो चला आ रहा है डिकेड से, वो आपको बेहतर पता है कि कौन से रूल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उस हवाले से भी बात अगर की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लॉ को जो है वो रबिश बिन के अंदर ही फेंका गया था। Blatant authoritarian rule left no ambiguity about what it was, ergo, you took sides knowingly fully well what you stood for. This made the task of lining with one side or the other easy. Yes, easy, but not necessarily painless, depending on the side you choose. ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एम्बिग्विटी तब नहीं बचेगी अगर आप ये चूज कर लें कि आपको किसका साथ देना है, आप किसकी साइड पर जो है वो खड़े हुए हैं। ठीक है, बट ये उस पर डिपेंड करता है कि इजी तो हो जाएगा आपके लिए, मगर इजी होगा, पेनलेस नहीं होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी साइड को चूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं, when the global environment dictated that the scope for the outright dictatorial method of governance had shrunk and was too limited for its practitioners, innovative ways were devised to perpetuate the age-old practices clogged in more acceptable facades। यहाँ पर बात की जा रही है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो आपको बताता है, जो आपको दिखाता है कि हम डिकेड से किस जो है वो माहौल का सामना कर रहे हैं, कि जो मेथड ऑफ गवर्नेंस था, जो डिक्टोरियल मेथड ऑफ गवर्नेंस था, वो श्रंक हो गया था। ठीक है, वो लिमिटेड था किसके लिए? प्रैक्टिशनर्स के लिए। ठीक है, लेकिन जो नया आगे आने वाला निज़ाम है वो भी, उसने भी एक लॉक पहना हुआ है, मगर निज़ाम जो है वो भी चोगे के अंदर वही है, निकाब के अंदर वही निज़ाम हमें देखने को मिल रहा है आज भी। Who is not experiencing or hasn't experienced the fallout of the last political engineering exercise? The politicians fought back. Two major national political parties, the PPP and PMLN, signed the Charter of Democracy in 2006 ahead of the announcement of 2007 elections, delayed till 2008 after Miss Benazir Bhutto's assassination, and later joined hands to oust military ruler General Pervez Musharraf later after the deferred his uniform। इसमें वो क्या बता रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस हमें वही मिला है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो 2006 के अंदर पीपीपी और पीएमएलएन ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया था इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मगर हुआ क्या 2008 में मिस बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन के वाक़े के बाद जो है वो डिले भी हो गए। ठीक है, इलेक्शंस जो थे, और उसके बाद जो शिफ्ट है वो जनरल परवेज मुशर्रफ से की यूनिफॉर्म से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ चला गया। But the system that replaced a Musharraf supervised parliament, prime minister, and cabinet continue to face attacks by those who find it difficult to reconcile with their reduced overrule. And we saw fabricated cases like Memogate, which even drew in civilian leaders such as Imran Khan and Nawaz Sharif, perhaps unwittingly on the side of those orchestrating it.
टू लिमिट सिविलियन स्पेस एंड पावर्स। मगर सिस्टम तो रिप्लेस हुआ है, ठीक है, जनरल मुशर्रफ का सिस्टम रिप्लेस हुआ और फिर आगे की जाने बढ़ा, और उसमें फिर हमें जो है वो इमरान खान और नवाज शरीफ अब देखने को मिल रहे हैं। मगर जो केसेस हैं या जो रिसेंट हम बात करें तो हमें जो है वो ही हिस्ट्री रिवाइव होती हुई आज भी नजर आ रही है। Nonetheless, most civilian leaders agreed to the 18th constitutional amendment, where the extraordinary powers introduced by the usurper, uh, usurper in accordance with the levy given to him by the Supreme Court of Pakistan were done away with। ठीक है, फिर 18th अमेंडमेंट की यहाँ पे बात बताई जाइए है कि वो इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसके अकॉर्डिंग जो है वो जो बहुत ही ज्यादा इख्तियारात रख लिए गए थे उनको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, this left the Prime Minister empowered and as the leader of the House in the directly elected National Assembly and devolved powers and resources via the National Finance Commission award to the federal units as envisaged in the 1973 Constitution। ठीक है, और 1973 Constitution के अकॉर्डिंग जो है वो पीएम को एम्पावर्ड कर दिया गया और बाकी वफाकी जो है वफाक के अंदर जो है वो इख्तियारात को बांट दिया गया। Perhaps the greatest tribute to a civilian leadership committed to a democratic transformation came when Parliament completed its term, even if the elected PM didn't, when he was sent home on Supreme Court order in an unprecedented ruling. Fresh elections were held and power transferred from one civilian government to the next। यानी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा तो ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट तब पेश किया जाएगा जब जो पार्लियामेंट है जो ठीक है वो तो अपना टेन्योर जो है वो पूरा कर लेती है, मगर जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनको घर भेज दिया जाता है। ठीक है, उनको घर भेज दिया जाता है और एक बहुत ही इत्मीनान बख्श जो हमें एक सिचुएशन नजर आती है कि पावर शिफ्ट होती है एक सिविलियन से दूसरी सिविलियन की तरफ। ठीक है, आगे चेक करते हैं। By 2016, it was clear that yet another government appeared on course to completing its term, and fresh elections in 2018 would again see a peaceful transfer of power from one elected administration to another। The economy was doing well despite to then finance minister's obsession with an artificially maintained exchange rate, leading to a growing current account deficit। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी एक क्लियर बात ही है कि बड़े इजीली पीछे से आप देख रहे होंगे। ठीक है, हमने बात की पूरी हिस्टोरिकल हम लेकर इस चीज को चल रहे हैं तो पावर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फिर 2016 के अंदर फिर से गवर्नमेंट आती है और फिर जो है वो अपीयर होती है और हम देखते हैं कि फिर से शिफ्ट आ जाता है। 2016 से गवर्नमेंट शिफ्ट होती है 2018 में और 2018 में फिर से इलेक्शन करके फिर पावर शिफ्ट हमें दिखाई देता है। और उसमें ये भी देखा जा सकता है कि करंट जो अकाउंट हमारा डेफिसिट हो रहा था वो फिर भी इतना बुरा नहीं है। क्या ऐसा ही है? Overall, the government appeared to be going well. This was a prospect that some powerful men in the establishment saw as unpalatable. They joined hands with like-minded friends in the judiciary to embark on another project of political engineering। यहाँ पर जो political engineering चल रही है इस कंट्री के अंदर चल रही है तो वो ऐसा है कि जो भी like-minded friends होते हैं उनको like-minded friends को निकाल लिया जाता है और like-minded friends के साथ हाथ मिलाकर जो है वो गवर्नमेंट शिफ्ट करवा दिए जाते हैं। The recently retired army chief has acknowledged in a reported conversation with a journalist that Dawn Leaks was nothing more than a stick to beat the government and independent media with। Its destabilizing effect, also with several other steps, can be judged easily as another elected PM was sent home on the most obvious grounds। और इस चीज़ को कि जो फ्रेंड्स की मैंने ऊपर बात की तो अगर हम बात करें रिटायर्ड आर्मी चीफ की तो उन्होंने ये बात जो है रिपोर्ट में कन्वर्सेशन के दौरान जर्नलिस्ट के साथ ये बात वाजिया की कि जो डॉन लीक्स थी वो उससे ज़्यादा मजीद कुछ भी नहीं थी कि स्टिक टू द बीट ऑफ द गवर्नमेंट थी सिर्फ। ठीक है, स्टिक टू द बीट ऑफ द गवर्नमेंट थी। किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ भी और इंडिपेंडेंट मीडिया के साथ भी। ठीक है, जिसका हम एक वाजिया असर ये देख सकते हैं कि जो इलेक्टेड दूसरे जो 18 के बाद जो इलेक्टेड हमें पीएम नजर आते हैं वो हम देख सकते हैं कि उनको भी दोबारा से घर भेज दिया जाता है। You must be running out of patience and wondering why this columnist is taking you over such recent history that everybody knows well। I agree and will stop, but the point I was leading to necessitated these few paras to be a part of my submission। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि आप लोग सब यही सोच रहे होंगे कि ये जो कॉलमनिस्ट है, ये जो कॉलम निगार है, वो रिसेंट हिस्ट्री जो हमारी चल रही है इसके बारे में तो सब ही जानते हैं, वो इसी तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? मगर वो कहना चाह रहे हैं कि मैं जिस तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ तो इन पहलुओं का जिक्र करना भी बहुत जरूरी था।
उनको उनकी वजाहत के लिए। आगे देखते हैं, हु इज़ नॉट एक्सपीरियंसिंग और हैज़न्ट एक्सपीरियंस्ड द फॉल आउट ऑफ द लास्ट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक्सरसाइज, मैनी आर अलार्म्ड एंड नॉट विदाउट justification at the deep deviance it has created in society from two state institutions to group of family and friends, everyone is affected by it। कि जिसने ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो उसको सोचना चाहिए इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बारे में, क्योंकि अगर हम मुल्क की बात करें तो कंट्री को, स्टेट को जो है वो 2 इंस्टीट्यूशंस और 2 ग्रुप्स के अंदर जो है वो तक़सीम कर दिया गया है, और इसका असर जो है फैमिली, फ्रेंड्स और हर इंसान जो है इससे इफ़ेक्ट हुआ है। These deviants have manifested themselves in a seemingly bizarre interpretations of the Constitution, likened by experts to a rewriting of the document by the Apex Code, such as in a verdict on the disqualification of parliamentarians in defying the party whip. Not just this, things have reached a point where an institutional leader seems content to be a leader of half in his team with while disregarding the existence of the remaining members। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो दो पार्टीज हैं या दो पार्टीज दो धड़ों में तकसीम हो चुकी हैं, और उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इसी तरह से नज़र आती है हमें कि जो मेंबर्स उसके साथ खड़े हैं, यानी आधे मेंबर्स एक ग्रुप के साथ हैं और आधे मेंबर्स एक ग्रुप के साथ हैं, तो यहाँ पर हमें जो है वो किसी किस्म की सॉलिडेरिटी देखने को नहीं मिलती है। On the other hand, when the army chief talks of supremacy of an elected parliament during an in-camera security briefing to the National Assembly, the members are reported to have lustily thumped their desks because a reiteration of the obvious by a powerful figure made them feel good about themselves। ठीक है, तो दूसरी तरफ हम जब आर्मी चीफ जो कि सुप्रीमेसी ऑफ इलेक्टेड पार्लियामेंट को की बात करते हैं, तो उस ब्रीफिंग में, इन कैमरा ब्रीफिंग के दौरान जो है वहाँ पर मौजूद बहुत से मेंबर्स अपने जो डेस्क होते हैं उनको थपथपाते हैं। ठीक है, उनको थपथपाना बहुत ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पावरफुल फिगर। ठीक है? With this state of play reflects is the biggest crisis we have faced in a long time. It is one of credibility. Yes, the credibility of institutions, their leaders, and even of those who report on developments as observers or journalists is in tatters literally। तो ये हमें credibility ही नज़र आ रही है। यहाँ पर बेसिकली हमें credibility देखने को मिल रही है। ठीक है? एक लो क्वालिटी नज़र आ रही है, ऐसी क्वालिटी नहीं है जिस पर जो है वो ट्रस्ट किया जाए। बल्कि जबकि हमें इसकी नीड है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बट क्रेडिबिलिटी लीडर्स और इंस्टीट्यूशंस की यहाँ देखने को मिलती है। यू आर आइदर सीन इन दिस कैंप और दैट, आप नजर आएंगे कभी इस कैंप में कभी दूसरे कैंप में। ठीक है, या तो इस कैंप का हिस्सा हैं आप या दूसरे कैंप का हिस्सा हैं, दो सोचें डेवलप हो चुकी हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी दैट एनी डायलॉग अपीयर्स एन इम्पॉसिबिलिटी। कि हम इस क्राइसिस की वजह से हमें किसी भी डायलॉग की इम्पॉसिबिलिटी जो है वो नजर आती है। कोई भी डायलॉग नहीं जो है वो अपने अख्ताम पर पहुंच पा रहा। द ओनली एक्सचेंज दैट सीम्स पॉसिबल एंड इज हैपनिंग फ्रीली टुडे इज दैट ऑफ द इनवेक्टिव। ठीक है, तो हमें कुछ जो एक्सचेंज है वो उसकी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। एट द सेम टाइम द eternal optimist in me tells me that all is not lost, but because the power elites are at loggerheads in an attempt to grab the biggest slice of the cake, regardless of the dignified, legitimate or worthy terms they couch their greed in, and the shirtless are getting nothing, not even the crumbs। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि ये इस वजह से भी है क्योंकि जो हर एक पार्टी है या हम कहें, ठीक है, तो उस हवाले से हर कोई जो है वो ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है बिगेस्ट स्लाइस ऑफ द केक। ठीक है, एक बड़ा टुकड़ा हासिल करने की कोशिश में हर कोई लगा हुआ है, जबकि शर्टलेस जो हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। एंड दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ अवर पॉपुलेशन ऑफ ओवर 200 मिलियन पीपल। ओवर 65% ऑफ दैट पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 30। मैनी ऑफ देम वर well below that figure. Some 20 million of our children are out of school. Of those in school, I'll leave it to you to guess about the quality of education they receive। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि 200 मिलियन लोग जो हैं वो हमारी पॉपुलेशन तकरीबन इससे ओवर ही है, और 65% पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 30 है और उससे भी कम है कुछ, और 20 मिलियन हमारे बच्चे हैं, ठीक है, जो कि स्कूलों से बाहर हैं, यानी कि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो ये बात राइटर आप पर छोड़ता है कि आप ही गेस करें, जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है तो वो इससे क्या रिसीव करेंगे। ठीक है, टुमारो हैज़ टू बिलोंग टू देम इफ इट मीन्स अ न्यू सोशल
ट्रैक्ट सो बी इट। और नया कल उन्हीं से आना है, वही नौजवान कौम बनेगी, कल को वही यूथ होगी। तो आप देखें कि जो आउट ऑफ स्कूल हैं, ठीक है, आउट ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिनमें पाई नहीं जा रही, तो उनकी सोच क्या होगी, कल को वो किस रंग में इस चीज़ को ढालेंगे, या वो भी उसी चोहे को आगे बढ़ाते जाएंगे, जो कि ये सब सिचुएशन जो आजकल चल रही है उसी में आगे भी वही चलती जाएगी। तो ये आप लोगों के ऊपर राइटर छोड़ता है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।